परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार ये वो वार है जहां मैं कमेंट के माध्यम से जो लोग कुंडलियां लिखते हैं और बहुत दिन से इंतजार करते हैं उनकी कुंडली का चुनाव करता हूं। आज मुझे जो कुंडली मिली है ये नाम है संस्कृति ट्रेडर जी का। ये वीना गुप्ता हैं और वस्तुतः इनकी आईडी जो बनी है वो संस्कृति ट्रेडर के नाम से बनी है। डेट ऑफ बर्थ इनका है 2/7/1969 की ये हैं और पन्ना मध्य प्रदेश की हैं। इन्होंने सवाल बस इतना पूछा है, किस चीज़ के व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो सकती है, शेयर मार्केट में निवेश में सफलता है या नहीं, ये इनका सवाल है। इसी तरीके से आपको भी लिखना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह, अगर सवाल कुछ ऐसा जानना या पूछना चाहते हैं तो। और रविवार का कार्यक्रम जो ये शाम वाला है उसे देख लीजिए। अब आइए मैं इनकी कुंडली का संपूर्ण तरीके से अपने अध्ययन के हिसाब से विस्तार से विवेचन कर देता हूं। सबसे पहले इनकी कुंडली का मैं पंचांग बता देता हूं। अधिक आषाढ़ में इनका जन्म हुआ है। अधिक माह में अगर जो व्यक्ति जन्मा हो तो वो धन, लाभ, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, शांति को प्राप्त करने वाला और शांति के लिए लड़ाई लड़ने वाला होता है। वो किसी भी चीज को ऐसे नहीं लड़ना चाहता है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए या फिर मुझे ये मिल जाए। किसी से झपट्टा मार करके कोई चीज़ हासिल नहीं करना चाहता है। क्लियर है? दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण जीवन में उथल पथल मची रहेगी। वो एक जीवन का अंग रहेगा जिससे कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में होता है। दक्षिणायन में होने के कारण जितने भी आपकी कुंडली में पापग्रह होंगे, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो राहु हो, ये सारे पापग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा। इस वजह से व्यक्ति के अंदर साहस की अधिकता होगी। व्यक्ति साहसी नेचर का होगा, मतलब वो जीवन में आने वाले प्रत्येक प्रकार के थपेड़ों से अपनी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करेगा या फिर जितनी भी समस्याएं आएंगी उसको वो दूर करने में अपना बल इकट्ठा रखता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण मैंने बात बताई है कई बार कि विचारों की उत्पादक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा सोचने वाला और हमेशा ही छोटी छोटी बातों पे विचार करने वाला होता है। क्लियर है? बुधवार के जन्मे होने के कारण गणितज्ञ होता है, बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है, चपल, चंचल, चालाक और तुरंत ही बातों को समझने वाला होता है। उसको तुरंत ही भास जाती है चीजें कि सामने वाले के दिमाग में कौन सी गणना चल रही है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि का जन्म, यहाँ पे चंद्रमा शुभग्रह हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में कि जब व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष का होता है तो संतान उत्पत्ति की समस्या तो नहीं होती है, लेकिन हाँ वाणी कभी कभी कठोर हो जाती है या कई बार रूखा बोल देता है या कई बार अपनी वाणी के प्रभाव से ही दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा हो सकता है। चतुर्थी तिथि के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा का प्रभाव शैतल्य को देने वाला होगा। एक बात बताऊं, यहाँ चंद्रमा के बारे में एक बात है। चंद्रमा जो शिव जी के मुकुट पे विराजमान होते हैं, दूज का चंद्रमा जो भगवान शिव के माथे पे उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनकी शोभा वो बढ़ाते हैं या उनसे वो शोभायमान होते हैं, अब ये तो भगवान जाने। पर एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ, जो बड़े ही विद्वत थे जिनका राम जी ने वध किया था रामायण में, जिनके कारण भगवान को आना पड़ा था, और पता नहीं उनके कारण आए थे या वो स्वयं के लिए आए थे, ये भी भगवान जाने। पर रावण जी के सिंहासन के पास चंद्रमा छत्र लेकर के खड़ा होते थे, जो ऊपर लगाया जाता है ना, वो सिंहासन के पास ऊपर से जो चंवर नहीं छत्र। और चूंकि वही जो चंद्रमा है वो देवताओं के राजा इंद्र के सभा में मंत्री का काम करते हैं या फिर उनको सलाह मशवरा देने का काम करते हैं। और वो उस चंद्रमा को रावण ने अपने सिंहासन का छत्र थमा दिया था, इसे लेकर के खड़ा रहो क्योंकि तुम शीतल हो तो शीतलता मिलती रहेगी। ऐसा था उनका प्रताप और ऐसे थे रावण महाराज।
और ये जब कभी कभी मति बुद्धि से बोल दिया करते थे रावण के राज्यसभा में, तो उनको डांट भी खानी पड़ती थी रावण से, और रावण उन्हें डांट दिया करते थे। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, यहां तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा था उनका प्रभाव। आइए, धनिष्ठा नक्षत्र और विषकुंभ योग, ये बहुत अच्छा होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो व्यवसायिक और साथ ही साथ बड़ा ही गूढ़ और रहस्यमयी होता है। दो तीन बात और भी बताना चाहूं अगर इसके बारे में। वैश्य वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। व्यवसायी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबके साथ अपने संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और सबको अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना चाहते हैं, है कि नहीं बात। जब भगवान मथुरा के राजा बने थे तो जितने भी वहां के व्यवसायी थे वो सब उनको फूल का और माला का, वो जो है विभिन्न प्रकार के रक्त और रत्न जड़ित जो है वो आभूषण आदि का दान उन्होंने भगवान को किया था। ऐसे दिया था उनको खुश करने के लिए, क्योंकि राजा जब खुश रहेगा तो उनका व्यवसाय वृद्धि करेगा। तो ये वैश्य वर्ण वालों का प्रभाव होता है। ऐसे इसको उदाहरण से समझिए कि व्यक्ति जो है वो किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहता है, लाभ सबसे प्राप्त करना चाहता है, पर वो गीली चुटकी में नमक पकड़ता है। गीली चुटकी में नमक पकड़ने का मतलब पानी लगा है और नमक बोरेगा, तो जब नमक पकड़ेगा तो उसमें ज्यादा नमक आ जाता है। तो ऐसे गीली चुटकी में नमक पकड़ने की बात हो जाती है। राक्षस गण के होने के कारण प्रवृत्ति राक्षसी हो जाए। प्रवृत्ति राक्षसी होने का मतलब, अब राक्षस को आप अपने जहन में उतार लीजिए। राक्षस कैसे होते हैं, खाने में कठोर चीजें ज्यादा खाएंगे, तीखा ज्यादा खाएंगे, मसालेदार ज्यादा खाएंगे, क्रूर बोलेंगे, क्रूरता हो सकती है, क्रोध जल्दी आ जाए, उन्मादी हो जाएं, भीड़ से प्रभावित ना हो और बल्कि कई बार भीड़ को प्रभावित कर दें, उनके पास अपना एक दिव्य वर्चस्व स्थापित करने का प्रभाव होता है। राक्षस को देख लीजिए, राक्षसगण ऐसी स्थिति होती है। आगे मैं अगर बात कहूं, राक्षस को तो परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, वैश्य को तो परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके दिमाग में बात बन गई कि ऐसा व्यक्ति का स्वभाव इन चीजों से प्रभावित व्यक्ति हो सकता है। क्लियर है। अब मैं इनकी कुंडली में पंचांग को और भी ज्यादा क्लैरिफाई अगर करना चाहूं तो आपको इसमें क्या अच्छी बात मिली। इसमें एक अच्छी बात मुझे ये मिल रही है कि व्यक्ति का जन्म अधिक माह में हुआ है। इसका मतलब सीधा और स्पष्ट तरीके से यह होता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। अब दरअसल भाग्यशाली को कैसे समझेंगे, भाग्य क्या है, जैसे कि अंग्रेजी में FATE बोलते हैं, और कुंडली में ये भाव भाग्य का होता है। इसका मतलब ये होता है कि परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर कितना है। वो कौन, परमात्मा कौन है, परमात्मा का मतलब कुछ दूसरा नहीं। परमात्मा का मतलब हमारे ही कुल में, हम जिनके कुल में पैदा हुए, परमात्मा कोई और अनोखी बात नहीं है। परमात्मा का मतलब हम जिनके वंशज हैं। परमात्मा का मतलब कौन, हमारे पूर्वज, वही हमारे परमात्मा है। दरअसल आपको उसका आशीर्वाद कितना मिला है वही आपका भाग्य है। जिसका भाग्य भाव मजबूत होता है उसका इतना सा मतलब होता है कि उसके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद ज्यादा है। बस इतनी सी तो बात है। अब इसी पे लोग कई बार भाग्य पे भरोसा नहीं करते, मतलब उनको वस्तुतः भाग्य का मतलब कोई और अन्य चिड़िया का नाम नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपके पूर्वज, जो आपके दादाजी हैं ना, जो अब नहीं दिख रहे, जो आपके परदादा हैं ना, ऐसे दादा के दादा 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 के दादा 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 दादा, मतलब कहाँ, वो ऋषि तक पहुंच गए, जिस ऋषि के हम संतति हैं। उस ऋषि की बात होती है यहाँ। वो ऋषि किससे पैदा हुआ, तो वो ऋषि पैदा हुए साक्षात जो है वो ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी कहां से पैदा हुए, तो वो पैदा हुए भगवान नारायण से। तो जिसने इस बिंदु को इनकार किया कि नहीं भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, वो वस्तुतः भाग्य को नहीं इनकार कर रहा है, वो इनकार ये कर रहा है कि नहीं मेरे पूर्वज थे ही नहीं, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मुझे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम को यहां तक समझने की आवश्यकता है, और कोई भाग्य नहीं है। भाग्य का मतलब यही, आपको ईश्वर का आशीर्वाद कितना मिला है, आपको ईश्वर ने क्या क्या दिया है। जैसे मैंने बहुत पहले एक कार्यक्रम में कही थी, जब मैं बच्चा था, अभी भी बच्चा हूं, कि आप यात्रा पे निकल रहे हैं तो आपके माता पिता के द्वारा आपके थैले में भोजन रख दिया जाता है कि अब कभी मन करे, भूख लगे तो खा लेना। अब अगर आपने अपने माता और पिता के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं बनाए हैं
तो माता रुष्ट हो जाएंगी तो भोजन नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास आपके माता पिता का आशीर्वाद स्वरूप भोजन है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपके संबंध आपके माता पिता से अच्छे हैं। मैं आपके धरातल पर आपके निकट आकर के यूं कान पकड़ के समझा रहा हूं, ऐसे नाक पकड़ के समझा रहा हूं, यूं समझ। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं। पंचांग तो ठीक है इनका, हम मंगल से ये प्रभावित हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, ये 8 नंबर यहां बना है और ये यहां की मूलतया राशि है, मतलब 1 नंबर यहां बनता है काल पुरुष की कुंडली में, 1 नंबर यहां तो 8 नंबर यहां। इसका मतलब है कि ये आयु भाव है और आयु की राशि लग्न में बनी, इसका मतलब, और लग्न का अधिपति लग्न में बैठा। तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति के पास आयु है, व्यक्ति के पास ज्ञान है, व्यक्ति के पास स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, पर व्यक्ति चिंता भी करेगा, पर व्यक्ति सवाल भी करेगा, पर व्यक्ति जो है वो छोटे छोटे घटनाओं से युक्त भी रहेगा, पर व्यक्ति के पास अनुभव बहुत बढ़िया रहेगा, वो छोटी छोटी बातों पे गौर करने वाला होगा। उसकी चौथी दृष्टि जो अब लग्न में, तो शरीर बढ़िया, स्वास्थ्य बढ़िया, उम्र बहुत लंबी, ऊंची ऊंचे, मतलब बहुत ज्यादा कद तो नहीं होता, पर वो जैसा भी होता है देखने में अच्छा होता है और बुद्धिमान होता है। क्योंकि लग्नेश अगर लग्न में बैठ करके लग्न को बलि बनाएंगे, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में बाकी जितने भी पक्ष बने और अगर वो कमजोर भी बन रहे होंगे तो उनको अच्छी बात मिल ही जाती है और ये अच्छी बात होती है। ये लग्न बलि होगा, समझ रहे हैं ना बात? ये लग्न बलि होगा और इसका मतलब ये होता है कि अब आपके पास आपके मनोनुकूल जीवन में घटनाएं घटने का प्रभाव विकसित हो रहा है। क्लियर है? इसकी चौथी दृष्टि यहां पर अच्छी नहीं, इस वजह से घर का, भूमि का, चल अचल संपत्ति का, माता के स्वास्थ्य का, माता के लाभ का, पत्नी का, पति का, पुत्र का, दाम्पत्य का, घर के निकट रहने में कष्ट हो, इन सब चीजों की तकलीफ मंगल की दशा में हो सकती है। उसकी 7वीं दृष्टि यहां, इसका मतलब यहां व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य तो ठीक है, पर यहां पे थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। हो सकता है कि पति जो हो वो थोड़े अलग दिमाग के हों और चंचल बुद्धि के हों, मजाकिया हों, क्योंकि शुक्र और बुध पहले से बैठे हैं और सप्तम भाव में शुक्र का बैठना व्यक्ति को कई बार दाम्पत्य में कमजोरी देता है, क्योंकि वो वहां का कारक है। पर ये किसी जातिका की कुंडली है, इस वजह से सप्तम के कारक शुक्र न होकर के गुरु हो जाएंगे और वो गुरु जन्म कुंडली में इस भाव से पंचमस्त बैठे हैं और उसको देख भी रहे हैं, इस वजह से दाम्पत्य ठीक रहे, दाम्पत्य में कमजोरी ना रहे। दूसरी बात अगर बता दूं तो यहाँ पे शुक्र और बुध जैसे दो शुभग्रह, इसका मतलब है कि इस भाव पे शुक्र बुध का प्रभाव पड़ा, बैठे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ गई, इसका प्रभाव पड़ा, गुरु और केतु की दृष्टि पड़ गई, इसका प्रभाव पड़ा, इसके ठीक पीछे शनि, ठीक पीछे ठीक आगे सूर्य। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो भाव इस कुंडली में प्रभावित हो रहा है, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए और ये कार्यक्रम पूरा देख के जाइएगा, कहीं नहीं जाना है, पात में और पंगत में बीच में से नहीं जाना चाहिए। तो इस भाव को आप जब देखते हैं जिसपे की मंगल की दृष्टि की मैं चर्चा कर रहा था, वो भाव सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अगर एक ही भाव पे कई सारे ग्रहों का या कई सारे भावों, एक ही भाव पे कई सारे ग्रहों का प्रभाव पड़े, चाहे दृष्टि से हो चाहे बैठने से हो, वो भाव उस कुंडली का सबसे ज्यादा कई बार कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है जीवन में। और ध्यान से समझो तो इन्होंने सवाल क्या पूछा है? करियर वाला ही सवाल पूछा है। रोजगार का ये भाव होता है ना, आपके प्रत्येक दिन के जीवनचर्या का भाव होता है ना, यही प्रभावित है। इस वजह से ही व्यक्ति ने यहीं से सवाल पूछा है। सवाल सामने वाले को पकड़ना होगा कि उसने वही क्यों पूछा है, तो इस वजह से ही पूछा है क्योंकि इसको लगा है पापकर्त्री और इस पे मंगल की दृष्टि, जो कि शुक्र की राशि को देख रहे हैं, सामान्य लाभ देंगे। और वो अष्टम भाव के अधिपति नहीं होते, पर अष्टम भाव में उनकी राशि होती है, लेकिन वो रोगेश भी तो होते हैं, तो समस्याएं भी तो देंगे जहां जहां देखेंगे। इस वजह से यहां समस्या दे रहे थे। यहां भी बहुत अच्छी दृष्टि नहीं थी, यहां भी बहुत अच्छी दृष्टि नहीं थी, यहां भी बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है। तो मंगल की जो दृष्टि है वो व्यक्ति के जीवन में सामान्य, या मंगल की जो दशा है वो इस कुंडली में सामान्य रह सकती है। अगर वो जब लग्न का फल करेंगे, यानी कि जब मंगल की दशा आएगी तो आरंभ में लाभ करे, पर जैसे जैसे बीतती जाएगी वो कष्ट में या तकलीफों में या व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के जीवन में, आपने एक दिन काटा तो अच्छा कटा, अगला दिन कटा तो कष्टदायक कटा। ये मंगल अंतर में भी आएंगे तो ऐसे ही प्रभावित करेंगे। क्लियर है? मंगल हैं कैसे?
वक्री हैं 8 डिग्री 29 कला। अब जरा गौर करिए, तो ये ग्रह वक्री हुआ जो कौन है, छठे स्थान के अधिपति। इनके प्रभाव में वक्रत्व के गुण आ जाने के कारण कई बार व्यक्ति जो है वो अब ऋण में भी फंस सकता है, उलझ सकता है, और कई बार ये ऋण लंबा चल जाता है, और अगर वो दे करके उलझा है तब तो और भी ज्यादा समस्या बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे उनके अशौच में जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में उसकी समस्या एक अलग तरीके का एक खराब माहौल, प्रदूषित माहौल खड़ा कर सकती है। ऐसा बन सकता है। इस वजह से व्यक्ति को अनुराधा नक्षत्र और शनि नीच के, इस वजह से खाली यहीं पे मंगल अच्छा परिणाम कर रहे हैं, वस्तुतः न तो यहाँ के लिए, सामान्यतया यहाँ के लिए भी नहीं और यहाँ के लिए भी नहीं। आयु रहेगा, व्यक्ति के पास बल है, उसके पास दिमाग लगाने की शक्ति है, उसका तार्किक बल बढ़िया रहे, व्यक्ति रचयिता होता है, नया क्रिएशन करता है, कुछ नई चीजें देख ले, क्योंकि मंगल की दृष्टि बुध पे भी है तो क्रिएटिव हो जाएगा। मंगल की दृष्टि शुक्र पे है तो उसके जीवन में बड़े बड़े और अच्छे अच्छे और ऊंचे ऊंचे और कई बार बहुत लंबे ऊंचे खानदान के लोगों से उसका संपर्क स्थापित होता है और शहर में परिचित होता है। ये मंगल की बात थी। अब दूसरे भाव पे आते हैं। द्वितीय भाव के अधिपति गुरु बनते हैं। ये जाकर के जन्म कुंडली में लाभ में बैठे। धन भाव के अधिपति का लाभ में बैठना, राहु केतु से अगर धन भाव के अधिपति का संबंध हो जाए तो धन की अधिकता होती है, लेकिन चूंकि वो गुरु हैं और गुरु की ही राशि में राहु बैठे हैं, तटस्थ होकर के परिणाम करेंगे। इसका मतलब है कि सामान्य धन का योग देख रहा हूं जैसा एक व्यक्ति के जीवन में होता है, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं, एक सामान्य धनवान व्यक्ति होता है, क्योंकि यहाँ का भाव राहु केतु के संपर्क में आ रहा है इस वजह से, और यहाँ के अधिपति शुक्र की बुध की कन्या राशि में बैठे हैं, जहां से इस भाव के अधिपति पंचमस्त बैठे हैं, जो व्यक्ति के जीवन में महाधनी योग लगा रहे हैं और अखंड साम्राज्यपति योग भी लग रहा है, क्योंकि धन के अधिपति का लाभ में जाना महाभाग्यशाली और महाधनी योग, और लाभ के अधिपति का लग्न को देखना सप्तम में बैठकर, ये महाधनी योग। इसका मतलब है कि इस स्थिति में व्यक्ति अगर परेशान न हो और अपने बुद्धि को और अपने स्थिति को और अपने जीवन में धर्म को आलोकित करता रहे, प्रकाशित करता रहे, तो उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो भी वो चाहता है। ये खास करके गुरु की दशा में भी मैं बोल रहा हूं और राहु की दशा में भी बोल रहा हूं। राहु भी देंगे, सामान्यतया पंचम के राहु अच्छे माने जाते हैं, खराब नहीं है, क्योंकि इस भाव के अधिपति उसे देख ले रहे हैं तो राहु के पास बल होगा। ये गुरु जो बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, और वो जो बैठे हैं वैसी स्थिति में सूर्य तो कमजोर हो रहे हैं थोड़े से अष्टम में जाने से, उसकी चर्चा मैं यहाँ पे करूंगा, पर गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर जरूर होगा, वो अपना संपूर्ण परिणाम नहीं दे रहे। राहु केतु के संपर्क में आने के कारण व्यक्ति शेयर सट्टेबाजी आदि में लाभ कमा सकता है। चंद्रमा का बल है पर सूर्य अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा नहीं, एक सामान्य मिनिमम आय वो लगा सकता है, पर लंबे टर्म के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अब जब गौर करें तो त्रिक भाव में बैठ करके अच्छे हैं, यहाँ पे भाई बहन इन सब चीजों का सुख तो मिलेगा। अब अगर मैं तृतीय भाव पे आ जाऊं तो, क्योंकि इस पे गुरु की दृष्टि भी है, पर गौर से देखिए तो धन भाव के अधिपति लाभ में बैठ करके राहु केतु से प्रभावित होकर के अपनी पांचवी दृष्टि से नीच की राशि को देख रहे हैं, जहां चंद्रमा बैठे हैं, जो भाग्य के अधिपति होकर के व्यक्ति के जीवन में धर्म और अध्यात्म का गुण रखेंगे, भाग्यशाली होगा, धर्म का लाभ प्राप्त करेगा, धर्म में भरोसा रखेगा, छोटे भाई बहनों से सुख समृद्धि और उनको सुख देगा और प्राप्त भी करेगा, ये सारी चीजें होंगी। पर छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य कभी कभी कमजोर हो सकता है, या बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य कभी कभी कमजोर हो सकता है, या कई बार माता के स्वास्थ्य में कमजोरी मिल सकती है, पर व्यक्ति अपने लिए बहुत अच्छा है, अपने लिए उसमें कोई भी समस्या नहीं है। क्लियर है? ये यहाँ की बात थी। ये चंद्रमा धनिष्ठा के जिसके अधिपति मंगल लग्न में बैठे तो साहस हो, बल हो, पराक्रम हो, ऊर्जा हो, अच्छी बुद्धि हो, तिकड़मी हो, राजनीतिज्ञ हो, उसके अंदर दिमाग में कई सारे ख्याल बनने के स्थितियों में उसे देखा जा रहा है। तृतीय स्थान के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, खास करके तब जब उस पे किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, लेकिन गुरु की दृष्टि नीच की है, इस वजह से चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे ना होकर के सामान्यतया ये भी सामान्य से बेहतर ही परिणाम करेंगे। पर वस्तुतः वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा, सूर्य, गुरु और मंगल अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते। ये अच्छे होते हैं क्योंकि गुरु जो होते हैं वो धन और पंचम के अधिपति हो करके इसे देख रहे हैं, इस भाव से वो केंद्र में भी गए हैं। चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु बैठे हैं, चंद्रमा से त्रिकोण में शुक्र और बुध जैसे ग्रह बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं ना,
तो इस स्थिति में चंद्रमा के पास एक अतिरिक्त बल मिल रहा है। उस चंद्रमा के स्थिति को जब आप गौर से और भी निकट से आकर के देख रहे हैं तो इनसे तृतीयस्थ राहु का बैठना इस पराक्रम का बल बढ़ाए, इससे तृतीयस्थ मंगल का जाना स्वग्रही इस भाव का बल बढ़ाए, क्योंकि उच्च की राशि से ग्रह जो है वो लाभ के प्रभाव में जा रहा है और इससे उसका बल वृद्धि हो जाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। मंगल के प्रभाव में बैठा है, मंगल लग्न में है, व्यक्ति के पास डर नहीं है, वो निडर है और वो कई जगह से धन दरअसल इसीलिए कमाना चाहता है क्योंकि लग्न में मंगल व्यक्ति को कई बार लालच भी देते हैं। हाँ, ऐसा है। ये तीसरा भाव कंप्लीट। चौथे भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, कहां? नीच के। अब जरा विचार करिए, तो तीसरे भाव के अधिपति हुए और चतुर्थ अपने भाव से तृतीयस्थ, ये नौकरी देने का योग पैदा होता है। व्यक्ति कई बार नौकरी करता है और चतुर्थ स्थान में जब विचार करें तो चतुर्थ स्थान के अधिपति का संबंध शुक्र और चंद्रमा से अवश्य देखना होगा। तो चतुर्थ स्थान के अधिपति का संबंध चंद्रमा से बन रहा है। क्यों? क्योंकि शनि ने घूम करके चंद्रमा को देखा है 10वीं दृष्टि से और वो चंद्रमा जन्म कुंडली में गुरु से भी देखे जा रहे हैं, केतु से भी देखे जा रहे हैं। इनसे पंचमस्त और तो बाकी कोई ग्रह नहीं है, लेकिन किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, यानी कि गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। इसका मतलब है कि उस चंद्रमा के ऊपर शनि पापक ग्रह वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते और गुरु इस कुंडली में अच्छे होते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा में शनि जब आए तो व्यक्ति के दांपत्य में, व्यक्ति के भाई को, व्यक्ति के प्रभाव को और व्यक्ति के आलस्य को वृद्धि देंगे, सुख से वंचित करेंगे, माता का संताप बढ़ जाता है। लेकिन जब वही गुरु आएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो गुरु से प्रभावित होंगे और पंचमेश जब देखेगा तो प्रभाव अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि चंद्रमा और गुरु की दशा में व्यक्ति को लाभ वैसे भी इस वजह से प्राप्त होगा क्योंकि चंद्रमा भाग्य के अधिपति और गुरु पंचम के अधिपति, और जब इन दोनों का संबंध बन जाएगा, जैसे गुरु ने चंद्रमा को देखा है, इस वजह से एक बात तो पक्के तौर पे कह सकता हूं कि व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद मिला हुआ है, उसके ऊपर भाग्य का बल है, वो भाग्यशाली है, वो समाज में भाग्यशाली व्यक्ति के तौर पे जाना जाएगा। ये चौथा भाव था। नौकरी के योग बने थे, पर चूंकि सूर्य अष्टम में बैठे हैं और शनि नीच के हैं और गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे नीच की दृष्टि का जा रहा है, गुरु राहु और केतु के संपर्क में है, तो लग्न बली है, तो कई बार व्यक्ति या तो करे या बाद में नौकरी छोड़ दे, या नौकरी हो करके ना हो, या व्यक्ति शुरू से ही अपना व्यवसाय करना चाहे। पर नौकरी में मशक्कत और दिक्कत हो सकती है, कई बार या तो उसका मन न लगे या नौकरी मिलने के योग बनते हैं पर वो उतने ज्यादा प्रबल नहीं हैं, या मन न लगे, ये बात बनती है। पंचम भाव के अधिपति गुरु इसे देख रहे हैं, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, रत्न, आभूषण, पूजा पाठ, इन सब चीजों की स्थितियां बहुत मजबूत होती हैं। यहां राहु बैठे हैं और वो पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, यही राहु नवांश कुंडली में जो बैठे हैं वो कर्क राशि के बैठे हैं केंद्र में, और शुक्र के साथ प्रभाव में व्यक्ति के जो पति हों या दाम्पत्य में आने के बाद व्यय बढ़ता है और कई बार व्यक्ति जो है वो बड़ा बड़ा काम कर बैठता है। वो राहु जो बैठे हैं वो पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं और ऐसी स्थिति में कि गुरु का सहयोग उनको मिल रहा है। उत्तरा फाल्गुनी के गुरु बैठे हैं जिसके नक्षत्र के अधिपति सूर्य व्यक्ति को सरकार से कई बार असहयोग या नौकरी में कई बार व्यक्ति को फंसना पड़ता है, उलझना पड़ता है। व्यक्ति स्वयं की बात कर रहा हूं, या तो उनके घर में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको कि सरकार से कई बार सपोर्ट पाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो ये स्थिति बनती है। इस वजह से कई बार व्यवसाय ही ज्यादा होता है। यहां पे राहु जो बैठे हैं वो कहां बैठे थे? पूर्वा भाद्रपद में, गुरु के नक्षत्र में। गुरु उन्हें देख रहे थे, इस वजह से व्यक्ति जो अब यहां पे होगा तो दूसरों को कष्ट तो नहीं देना चाहता, पर हाँ चालाक जरूर होता है और अपने स्वार्थ के बारे में या अपने लिए वो व्यक्ति सोचता है, पर सबसे अंतिम में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। हाँ, वो कई बार यही स्थिति सामने वाले के जेहन में छापने में उसको दिक्कत होती है। मतलब वो ये थॉट सामने वाले के दिमाग में क्रिएट करने में असफल होता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। लोग उसको अच्छा नहीं मानते या फिर उसकी छवि जो होती है वो थोड़ी चंचलात्मक होती है और कई बार चपल चंचल चालाक की छवि व्यक्ति समाज में बना बैठता है। ऐसा राहु के कारण होगा, ये पंचम में बैठने के कारण। पर गुरु अगर जन्म कुंडली में राहु से प्रभावित हैं तो जीवन में सकारात्मक माहौल थोड़ा सा कमजोर जरूर हो जाता है।
अब यहाँ के अधिपति हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से चतुर्थस्थ सूर्य बैठ गए तो इस भाव के बल को कमजोर कर दिए क्योंकि पापग्रह हो जाते हैं। अगर यहाँ शुभग्रह बैठा होता तो इस भाव को बल मिल जाता। इससे तृतीयस्थ भी शुक्र और बुध बैठ गए तो पापग्रह होते तो अच्छे होते, उलट गई है बात। ये शुक्र और बुध को यहाँ बैठना चाहिए था और इस सूर्य को यहाँ बैठना चाहिए था, तब इस भाव को बल मिलता। क्योंकि किसी भी भाव से तीसरे जब शुभग्रह बैठे होते हैं तो उस भाव की कमजोरी हो जाती है, उस भाव का बल या साहस कम हो जाता है। लेकिन किसी भी भाव से चौथे अगर शुभग्रह बैठे होते हैं तो उसका बल बढ़ता है। लेकिन अगर शुभग्रह, अशुभ ग्रह या पापग्रह शनि मंगल राहु केतु इस भाव से तृतीयस्थ बैठे होते तो अच्छी बात होती। इस भाव से चतुर्थस्थ अगर शुभग्रह बैठे होते तो इस भाव को बल मिल जाता। क्लियर है? ये सूत्र है ज्योतिष का। ये चौथा भाव, यानी कि व्यक्ति के जीवन में संतान के प्राप्त होने में कई बार विलंब भी हो सके, संतान से दूरी बने, धन कमाने के लिए दूर जाना पड़े और कई बार वैचारिक मतभेद भी बनते हैं। तो उस पे अगर उसको ठीक करना होगा तो घर में पूजा पाठ का माहौल व्यक्ति को बना करके रखना चाहिए। आपने सवाल सिर्फ 2 पूछे थे पर उत्तर मैं कई सारा दे रहा हूं। छठे स्थान में नीच का शनि, व्यक्ति को ऋण लेने देने से बचना चाहिए। शत्रुओं का जब कभी भी प्रभाव जीवन में आए, खास करके शनि की दशा में, तो उस समय अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। जब कभी भी मंगल की दशा आए तो ऋण देने से बचना चाहिए, लेन देन की प्रक्रिया को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर हो सके तो बहुत लंबी दशा जब चले तो सावधान होकर के उस दशा को पार करना चाहिए या बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण करके कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए। नौकरी और पराक्रम और साहस और बल और ये जो एक तरीके से रोजगार के सुख की स्थिति थोड़ी सी कमजोर वाली बन रही है। ये यहाँ पे आलस्य ना हो, इसका प्रमाद ना हो। धन और धर्म और दान और पूजा और पाठ और तप और तपस्या में व्यक्ति का मन लगे, इस तरफ फोकस बढ़ाने का विचार करना चाहिए। और व्यक्ति को मंत्र का धन कमाना चाहिए, मंत्र के जप को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में उतरने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने जीवन में धर्म और आध्यात्मिक पुस्तकों का आरोहण करना चाहिए। क्लियर है? पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी होता है और गुरु वहां देख रहे हैं तो व्यक्ति जो है वो पढ़ने पढ़ाने का शौकीन और कई बार बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय चीजों के पीछे दिमाग लगाने वाला भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से वो केंद्र में बैठे हैं और अष्टम भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। मंगल और बुध का संबंध बना था क्योंकि 8 नंबर की कई दर्शक हैं जो कई बार ये कहते हैं, पंडित जी आप कई बार दिमाग में कैलकुलेशन करके बता देते हैं पर वो बात हमें समझ में नहीं आती है। जैसे मैंने ये क्रिएटिविटी वाली जो बात कही है इस कुंडली में यहाँ पे वो क्यों कही है? क्योंकि मंगल बुध का संबंध मंगल से बन रहा है और वो जो मंगल हैं वो गौर करिए बुध को देख रहे हैं। तो मंगल और बुध का संबंध और साथ साथ आध्यात्मिक नेचर फॉलो करेगा क्योंकि यहां से केंद्र में गुरु है। इस कारण से कई बार कुछ चीजें बता नहीं पाता हूं पर वो शॉर्टकट तो नहीं कर सकता उसको, यहाँ पे दिमाग में वो कैलकुलेशन चलती है और बात यहाँ बोल दी जाती है। शनि यहाँ जो बैठे हैं वो भरणी नक्षत्र के बैठे हैं जिसके अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही निचोड़ करके पैसे खर्च करने वाला होता है। हालांकि कई बार उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनेगी कि उसको ये एहसास होने के बाद भी कि नहीं मुझे नहीं करना है, फिर भी करना पड़ता है। और कई बार छोटे इतने ज्यादा शर पे चढ़ जाते हैं कि उन लोगों को खुश और प्रसन्न करने के लिए भी आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां आपको आपके बजट से ज्यादा जाकर के काम करना पड़ता है। इस वजह से इस धन को और इस कमी को पूरा करने के लिए कई बार व्यक्ति को ऋण लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति बने तो समझ लेना चाहिए कि ये नीच के शनि का और लग्न में बैठे मंगल का प्रभाव है। क्लियर है? सप्तम भाव में शुक्र का बैठना, इस बात को ध्यान से समझिएगा। शुक्र पे मंगल की दृष्टि है और शुक्र बुध के साथ बैठे हैं। सप्तम के अधिपति अष्टम के अधिपति के साथ गुरु से दृष्ट, मंगल से दृष्ट, राहु तृतीय एकादशवें, पीछे शनि, आगे सूर्य, पाप कर्त्री भी बना। वो भाव पूरे तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन में है। अब इस बात को हमें स्पष्ट करना होगा कि वहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका आ रहा है। आप गौर करिए तो वहां पे उस भाव का अधिपति वहीं बैठा है और बुध जो होते हैं वो जन्म कुंडली में अष्टमेश होते हैं जिसको कि पापकर्त्री लगा है, भाव को पापकर्त्री लगा है, मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं है, गुरु राहु और केतु से प्रभावित होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं
और वो अच्छी राशि को नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये बनता है कि व्यक्ति के जीवन में तीन चीजें हो सकती हैं मूलतया, या तो दाम्पत्य कमजोर हो सकता है, या तो दाम्पत्य में अड़चने आ सकती हैं। लेकिन जब हम उस भाव के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ शुक्र और बुध जैसे दो दो शुभाग्रह बैठे हैं। इसका मतलब है कि नहीं, वहां पे शुभता और अच्छे माहौल का डिस्कशन चल रहा है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। पर उसके आगे सूर्य बैठे हैं, इसका मतलब है कि उस भाव का बल वृद्धि भी हो रहा है। एक शुभग्रह नहीं तो कम से कम कुंडली का एक जिम्मेदार ग्रह बैठा है जो उसको पुष्टता प्रदान कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जब आप उस भाव के पीछे देख रहे हैं तो नीच के शनि बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में नीच के शनि हो जाने से रोजगार के या रोजगार परक जो स्थितियां होती हैं वो कमजोर हो सकती हैं, या व्यक्ति के जीवन में जो दाम्पत्य का या फिर घर का जो संपूर्ण सुख होता है, संपूर्ण भौतिकीय सुख, वो थोड़ा सा नेचर में कमजोर मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्तम स्थान के अधिपति, चतुर्थ स्थान के अधिपति नीच के हैं, और किसी भी भाव के पीछे अगर या कोई भी भाव अगर नीच का हो रहा हो तो भाव कमजोर होगा। तो सप्तम का ये उपभोग है ना, किसी भी भाव का 12वां उसका संपूर्ण लाभ है, संपूर्ण सुख है, संपूर्ण उपभोग है। आप अगर पिता के 9वें भाव को देखें तो दशम का पिता का सुख कौन, ये होगा। आपके जीवन का संपूर्ण सुख कौन है, संपूर्ण सुख ये और ये यहां से विचार करे जाते हैं। तो इस वजह से कि जन्म कुंडली में जब हम सप्तम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन में ये देखने को मिल रहा है कि उसके जीवन में जितने भी समस्याओं का आना होगा, जितनी भी परिस्थितियां विपरीत बनेंगी, वो अपने बल, बुद्धि और ज्ञान के बल पर, लड़कर के नहीं, ज्ञान के बल पर, अपने बुद्धिमता के बल पर, क्योंकि शुभग्रह बैठे हैं, अपने समस्त प्रकार के विकट और विषम परिस्थितियों का हनन कर देता है। इसका मतलब है कि आपको किसी से लड़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और ना ही लड़ना है, उससे बुद्धि से लड़ना है, क्योंकि इस भाव में दो दो शुभग्रह बैठे हैं और इस भाव का अधिपति यही बैठ करके भाव को बल दे रहा है। लग्नेश देख रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। बुरी चीजें भी मैंने बताई, इस भाव का ड्रॉबैक और इसका एक अच्छा आपको लाभ भी, बेनिफिट भी बता रहा हूं। और गुरु से दृष्ट है, इसका मतलब है कि इस भाव में संपूर्ण ज्ञान का उपभोग होना चाहिए। बहुत ज्यादा कलुषित विचार, आक्रोश और बहुत ज्यादा साहस, ढिठाईपन नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो निस्संदेह इसका प्रभाव बढ़ जाएगा और आपके शत्रु का प्रभाव बढ़ करके आपको कमजोर करेगा, क्योंकि यहां पे नीच के शनि बैठे हैं, आपके पास वो बल है नहीं कि आप उससे जीत पाएंगे। क्लियर है ये? अब शुक्र के बारे में विचार करें तो शुक्र कृतिका नक्षत्र में, ये सूर्य का नक्षत्र, वो अष्टम में। इसका मतलब है कि सप्तम और अष्टम के अधिपति एक साथ बैठ करके व्यक्ति को जहां प्रभावकारी और विद्या का मालिक, और साथ ही साथ यहां पे ये इशारा भी कर रहे हैं कि व्यक्ति कभी भी शुक्र की दशा, चाहे वो अंतर में हो, प्रत्यंतर में हो, महादशा में हो, व्यवसाय करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार का भाव है। शुक्र से संबंधित व्यवसाय करने से और शुक्र की दशा में व्यवसाय करने से बचना चाहिए। ये एक अजीब सी और अद्भुत सी बात है जो खाली इस कुंडली पे लागू होती है। ये सिर्फ इस कुंडली की बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़ता हूं। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बैठे हैं, भाग्य को, लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अन्वेषण करता, खोज करता, क्रिएटिव इंसान है, वो कुछ नया इजाद करना चाहता है, कुछ नया ढूंढना चाहता है, प्रकल्प नए नए चलाए, भौतिकवादी हो, शांत चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के अपना काम करता रहे व्यक्ति तो ज्यादा बढ़िया रहे। अपने फुल फोकस के साथ व्यक्ति कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़े तो निस्संदेह सफलता मिल सकती है और व्यक्ति कुछ अच्छा खोज भी सकता है। फोकस टेबल पे हो, आसपास की चीजों पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, और व्यक्ति जितना पुण्य कमाएगा उतना ही पुण्य करेगा और उतना ही पुण्य कमाएगा भी। क्लियर है? अब बात भाग्य पे करते हैं। भाग्य भाव के अधिपति इसे देख रहे हैं, मैंने इनकी चर्चा करी थी कि व्यक्ति का भाग्य है, व्यक्ति के पास पूर्वजों का आशीर्वाद है और वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि मैंने जो भाग्य को परिभाषित किया है वो कैसा बताया है। वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने वो परिभाषित, वो उस चीज की परिभाषा गढ़ी है, तो जरूर बताइएगा। यहाँ पे भाग्य के अधिपति का भाग्य को देखना, और बहुत अच्छे तो नहीं बैठे हैं पर फिर भी ठीक है। इस भाव का अधिपति नीच का है, केंद्र में बैठा है, कम से कम गुरु से दृष्टि है तो भाग्य भाव को बल मिल रहा है, ऐसा नहीं है, कम से कम उनको देख रहे हैं तो ये भाव यहां बली, ये भाव बली, ये भाव बली,
और कम से कम ये इतने सारे 3-4 भाव जो हैं वो जन्म कुंडली में बलवान हो रहे हैं। कमजोर कौन? यहाँ पे ये कमजोर, यहाँ पे ये थोड़े से कमजोर, यहाँ पे ये कमजोर, यहाँ पे ये कमजोर, ये कुछ भाव जो है वो कमजोर बन रहे हैं, ये स्थिति बनती है। पर व्यक्ति के पास भाग्य है, सुख है, वाणी अच्छी है, उसका प्रभाव अच्छा है, ग्रंथ उसके जीवन में है, आध्यात्मिक नेचर है, पर व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का है। उसके जीवन में मंत्र से ज्यादा भोग की स्थिति ज्यादा बनी। हालांकि वो खोजना और ढूंढना चाहता है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति लग्नों को देख रहे हैं, और शनि जो है वो जन्म कुंडली में अगर नीच के नहीं होते तो व्यक्ति ज्योतिष में और भी मर्मज्ञ हो जाता। क्लियर है? अब दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव के अधिपति, यहाँ पे शुक्र और बुध की चर्चा कर लूं तो बुध मृगशिरा बहुत बढ़िया। व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है, तर्क शक्ति, तर्क विद्या, राजनीति, डिप्लोमेट, बड़ी लोगों के धन को इधर उधर करना, धन का लेन देन करना, किसी को एडवाइस देने का काम, एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बन जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो है वो धन का हेर फेर करवा दे, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह का जो काम होता है उसी को सीए कहते हैं ना, वो काम कर सके। और उसके बाद शेयर बाजार आदि, और कोई भी व्यापार करने वाला, किसी को व्यापार में नया दिमाग देने वाला, ये सारी चीजें। खेल से संबंधित कोई नया आभूषण केंद्र खोल दे, कोई शोरूम खोल दे, कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर दे, इस तरीके का व्यापार व्यक्ति कर सकता है। उसके अतिरिक्त टिम्बर का काम भी कर सकता है, उसके अतिरिक्त नेटवर्क से संबंधित कोई भी काम कर सकता है, उसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है वो जमीन से उखाड़ करके कोई भी चीज निकाल करके बेचने का काम भी कर सकता है, चंदन का काम कर सकता है, फर्नीचर का काम कर सकता है, नल, पाइप फिटिंग, टंकी आदि इन सब चीजों का काम कर सकता है, पेंट, फर्निशिंग, किसी भी चीज को सुंदर बनाने का काम कर सकता है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर सकता है। इतनी सारी चीजें, मंगल, शुक्र, सूर्य, राहु, इन सब चीजों से जोड़ करके मैंने ये बात बताई है। वैसे किसी को भी सजाना हो तो आपकी कुंडली में वो शुक्र है, पर शुक्र से संबंधित व्यापार करने से थोड़ा रोक लीजिएगा। और अभी तो उसकी दशा भी नहीं है, शनि के बाद अब बुध आएंगे, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र आएंगे, तो अब तो आप 1969 के हैं, अब तो वो दशा भी तब तक नहीं आएगी। इस वजह से शुक्र से संबंधित व्यापार करने से ज्यादा बढ़िया है। आपकी कुंडली में बुध से संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट और कुरियर आदि का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है। बैंकिंग से जुड़ करके, फाइनेंस से जुड़ करके, ट्रांसपोर्ट आदि से जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। क्लियर है? दशम भाव के बारे में चर्चा करी मैंने। दशम भाव अच्छा बना हुआ है, इसके अधिपति अष्टम में बने हैं, लेकिन कमजोर होंगे तो किस मामले में? अब इसका प्रभाव कैसा होगा? तो व्यक्ति के जीवन में चूंकि सूर्य से चतुर्थस्थ राहु बैठे हैं, इस कारण से, और शनि नीच के होकर के अपने मित्र की दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो दशम भाव के अधिपति को शनि ने देखा है, जो कि चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं और तृतीय भाव के अधिपति हैं, जो इस कुंडली में अच्छे नहीं होते। कौन अच्छे नहीं होते? शनि अच्छे नहीं होते। इसमें अच्छे कौन होते हैं? सूर्य अच्छे होते हैं। तो एक अच्छे भाव के अधिपति को एक बुरे भाव के अधिपति ने देखा है। वस्तुतः वो होते यहां भी अच्छे हैं, चतुर्थ स्थान में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी है, पर तृतीय भाव के भी अधिपति हो जाने के कारण उनको उनका दोष भी लग जाता है और नीच के होकर के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार बॉस के साथ या सरकार के साथ या पिता के साथ या पिता को कई बार संबंधों में कमजोरी देखने को मिल जाती है। पिता से, ससुर से, इन सब चीजों से, या बड़े बुजुर्ग जो हैं, या व्यक्ति कई बार जो है वो बात माने ही नहीं, हठी हो जाए, या पर्दे के पीछे से जाकर के विरोध करने वाला हो जाए, अपने मन का करने वाला हो जाए, जिद्दी हो जाए, गुस्सैल हो जाए, प्रभाव बढ़ाने के बारे में हमेशा सोचता रहे, डिपेंडेंसी उसकी किसी के ऊपर नहीं हो ऐसा वो सोचता रहे, अपने बल पर काम करना चाहे, किसी के अंदर में रह करके काम ना करना चाहे, ये सारे भाव सूर्य देते हैं। मैं कितना सही हूं मुझे जरूर बताइएगा। एकादशवें भाव के अधिपति गुरु बुध बनते हैं। वो जाकर के जन्म कुंडली में पंचम को, सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। लाभ के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, जब तक जीता है तब तक सीता है, और काम करने का जो जुनून है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। और बुध जो है वो जन्म कुंडली में बड़े अच्छे बैठे भी हैं, और मैं समझता हूं कि अगर शुक्र और बुध जैसे दो ग्रहों का प्रभाव लग्न पे होगा तो वो खराब कभी भी नहीं होगा, चाहे वो कितने ही खराब हो। अगर दो दो शुभग्रह बैठे हों, लग्न को देख रहे हों, तो वैसे भी उनका प्रभाव अच्छा रहे। केंद्र में आप गौर करें तो ये भाव खाली, ये भाव खाली, इस वजह से इन दोनों भावों का प्रभाव जरूर कमजोर हो रहा है। इस वजह से करियर के बारे में सवाल व्यक्ति पूछ रहा है, रोजगार के बारे में सवाल व्यक्ति पूछ रहा है, सुख के बारे में सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब है कि जरूर वो चीजें थोड़ी थोड़ी प्रभावित हैं, पर ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि 26 से ठीक हो जाएंगी, और कुछ स्थितियां 22 के 5वें महीने के बाद भी ठीक हो जाएंगी। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इस कुंडली में सबसे ज्यादा अगर किसी को मनाना होगा तो मैं समझता हूं कि शिव जी की पूजा करनी चाहिए,
और भगवान कृष्ण की आराधना, भगवान वासुदेव की आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके बाल गोपाल की सेवा किया करिए। ये आपकी कुंडली में बनता है। दिशा के आधार पर आपकी कुंडली में जो स्थिति बनती है उसके आधार पर उत्तर दिशा अच्छी होगी और कर्क राशि और मीन राशि अच्छी होगी। गुरु उत्तरा फाल्गुनी में, वो मैंने बताया। सूर्य जो है वो अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के लाभ को और व्यक्ति के करियर को कई बार जो है वो कमजोरी देते हैं। उत्थान के साथ कई बार नीचे भी जाना होता है, स्लो डाउन में भी जाता है व्यक्ति, और ऐसी स्थिति बन रही है। अभी तो आपकी कुंडली में शनि की दशा है, इसको झेलना ही होगा। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, संताप, दुख में वृद्धि, ये सब अभी 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 होगा और अभी कुछ झेलना बाकी भी है। मैं समझता हूं कि एक दौर जो 2023 से 26 वाला होगा वो थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है। इस वजह से अभी भी आपके पास 2028 तक अगर बहुत संभव हो तो एक लाजवर्त डाल दीजिए। लाजवर्त दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, अगर कोई रत्न नहीं पहना है तो डाल दीजिए, अन्यथा अगर कुछ पहना है तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में भी पहन सकते हैं या गले में भी डाल सकते हैं। ये स्थिति बनती है। इस कुंडली में मंत्र अगर किसी का जपना है तो बजरंगबली का, हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह होता रहे। पीपल के वृक्ष के पास दीपक जला लीजिए या बजरंगबली के तस्वीर के सामने दीपक जला लीजिए सरसों तेल का। कभी कभी अगर हो सके तो बजरंगबली को अनार का भोग लगा दिया करिए, लड्डू का भोग लगा दिया करिए, बूंदी जो होती है, बूंदी लड्डू, ये सब चीज कर सकते हैं। हालांकि वो खाते नहीं है, कुछ लोग इस पे मजाक भी उड़ाएंगे। ये बात आपकी कुंडली रही। 12वें भाव के अधिपति का लग्न को देखना, व्यक्तित्व में कमजोरी हो जाती है, कई बार व्यक्तित्व कमजोर सा हो जाता है। अब यहाँ पे रोक करके नवांश कुंडली में मंगल और बुध व्यक्ति के दाम्पत्य को बेहतर और सुदृढ़ और साथ ही साथ डिस्कशन होने वाला होता है। यहाँ दाम्पत्य टूटे नहीं, गुरु वहां बैठे हैं, कई बार व्यक्ति की वाणी बड़ी ही प्रखर और कठोर भी हो जाती है। यहाँ पे राहु है, राहु की दशा में दाम्पत्य में कई बार कमजोरी और रोजगार में दिक्कत आती है, इसका ध्यान रखना होगा। वस्तुतः आपकी कुंडली के दशमांश चार्ट में लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं और यहाँ के अधिपति भी जन्म कुंडली में दशम में बैठ करके राहु के साथ आत्मबल में कमजोरी, कई बार ऐसा एहसास हो, पर व्यक्ति अपने काम से खुश है, उसको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, सूर्य यहाँ दिग्बली हो रहे हैं, व्यक्ति के पास रोजगार है और केंद्र में कम से कम 3 घर बैठे हैं। ये भाव खाली है, ये भाव भी क्रमशः खाली ही है, लेकिन इस भाव की स्थिति भी अच्छी है और इस भाव की भी स्थिति अच्छी है। क्यों? क्योंकि इस भाव के अधिपति भी चंद्रमा इसको देख ले रहे हैं और इस भाव के अधिपति भी गुरु इसको देख ले रहे हैं। गुरु जो है वो नवांश कुंडली में गौर करिए, कुंभ राशि के, यहाँ कन्या के, यहाँ पे वो जन्म कुंडली में 5वीं दृष्टि से शत्रु की राशि को, 7वीं दृष्टि से मित्र की राशि को, लेकिन वो दरअसल व्यक्ति के दाम्पत्य को नर्चर करने का काम करेंगे और सुखदायी ही बनाएंगे, तोड़ने वाली स्थिति में नहीं ले जा रहे हैं। रोजगार में गुरु की दृष्टि अच्छी ही है, खराब नहीं है। क्लियर है? दशमांश कुंडली में भी बुध बैठे हैं, व्यक्ति को व्यापार, और अगर आपने शेयर सट्टेबाजी के बारे में पूछा है तो यहाँ के अधिपति हैं, लग्न को देख रहे हैं, बुध के पास बल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर लंबे टर्म के लिए, छोटे टर्म के लिए नहीं। सूर्य अष्टम में नहीं बैठे होते और चंद्रमा पे अगर राहु क्या बोलते हैं कि अगर शनि का प्रभाव नहीं होता, हालांकि वो फिर भी ठीक है, मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा, तो ठीक है, एक सामान्य तरीके से वहां से भी आप धन कमा सकते हैं। सूद पे भी पैसे आपकी कुंडली में बनते हैं। सूर्य के कारण तो ऐसे गंदे काम नहीं करने चाहिए, पर अगर संभव हो तो आप कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं। ये दोनों ही चीजें आपको एक सामान्य तरीके से ही लगानी है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। मंगल है लग्न में, इस वजह से आपको लालची बना रहे हैं, ये आपकी कुंडली है। षडबल में शुक्र सबसे ज्यादा बलवान बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको शुक्र की दशा में कम से कम तो काम करने को नहीं कहूंगा, व्यापार नहीं चालू करना चाहिए, और वो दशा अभी आपकी कुंडली में आने वाली भी नहीं है, आप उस समय 2032 की बात होगी। इस कुंडली में धन है, इस कुंडली में स्वास्थ्य ठीक है, इस कुंडली में आयु अच्छी है, इस कुंडली में स्वभाव अच्छा है, इस कुंडली में प्रभाव अच्छा है, इस कुंडली में भाग्य का बल है, इस कुंडली में तप का बल है, तपस्या का बल है, प्रभाव का बल है, क्रिएशन का बल है, अपने पैरों पर खड़ा होने का बल है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बन रही है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। यहाँ पे भगवान ने अपने बारे में थोड़ी सी चर्चा करी है खुद से। क्या कहा है कि संपूर्ण नष्ट हो जाने के बाद, जैसे मैंने कल क्या बात कही थी परसों दिन के कार्यक्रम में, कि रात्रि हो ब्रह्मा जी की तो संपूर्ण ब्रह्मांड का निलय विलय हो जाता है, दिन हो तो संपूर्ण चराचर का जो है वो संपूर्ण सृष्टि का आरंभ हो जाता है, उसकी संरचना हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब सब कुछ नहीं रहता है, फिर भी मैं तो हमेशा ही बना रहता हूं।
मतलब भगवान ने, यहाँ परमपिता परमेश्वर साक्षात नारायण ने ये बात कही है कि सब कुछ नष्ट हो जाए, ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाए, पर मैं चिरंतन बना रहता हूँ, मैं कभी भी नष्ट नहीं होता। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।